हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ये साउंड वेव, उसका क्वेश्चन बैंक है और आई होप आपने वेव ऑन स्ट्रिंग का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ से साउंड वेव चल रही है, आगे जाने के दो रास्ते मिले। एक तो वेव सीधे चली जाएगी, दूसरी वेव इस रास्ते से होके जाएगी। जब दो दो वेव एक साथ यहाँ पहुँचेंगी, इंटरफेरेंस होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होगा और मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन यहाँ पे आएगी। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो इसमें साइलेंस की बात किया गया है, मतलब बिल्कुल साउंड सुनाई ही ना दे। और बिल्कुल साउंड अगर सुनाई नहीं देता है इसका मतलब मिनिमा की बात की गई है। तो हमें चेक करना है कि किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिनिमा सुनाई देगा। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। और सवाल को पढ़ोगे तो दे रखा है कि पाथ डिफरेंस दोनों में 50 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर। क्योंकि एक वेव तो सीधे चली गई, जो दूसरी वेव इस रास्ते से होके जाएगी उसको इतनी लेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करना होगा। तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो इसी लेंथ के इक्वल आ जाएगा और वो लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर। यानी पाथ डिफरेंस होगा बच्चे दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर। और मिनिमा की बात की गई है तो मिनिमा के केस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो λ/2 होगा या उसका ऑड मल्टीपल होगा। तो अलग अलग केस में चेक कर लेते हैं। जिस केस में जो पाथ डिफरेंस है λ/2 का ऑड मल्टीपल आएगा वही हमारा आंसर होगा, उसी केस में मिनिमा सुनाई देगा। मिनिमा देखेगा यहाँ पे, यानी साउंड सुनाई देगा ही नहीं। तो फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी 300 है, स्पीड दे रखा है 300। तो इक्वेशन यूज कर लेना v = f × लैम्डा। स्पीड है 300, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है 300 × लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। अब अगर λ/2 करेंगे तो λ/2 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 मीटर। यानी फर्स्ट केस में जब फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है उस केस में जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है वो एग्जैक्टली λ/2 के बराबर आ गया। यानी इस करस्पॉन्डिंग के, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें मिनिमा मिलेगा, यानी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो एक आंसर तो यही हो गया। और अगर सिंगल करेक्ट है तो यही आंसर होगा। हालांकि बाकी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड केस फ्रीक्वेंसी 600 है तो v = होगा f × लैम्डा। स्पीड दे रखा है 300, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 600 × लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चे 1/2। अब पाथ डिफरेंस भी 1/2 है, इसका मतलब सेकेंड केस में इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है वो लैम्डा के बराबर आ गया। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल आता है या उसका लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है उस केस में हमें मैक्सिमा दिखता है, मैक्सिमा सुनाई देता है, मैक्सिमम साउंड सुनाई देती है। ये तो मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। हमें मिनिमा की कंडीशन चाहिए तो आंसर होगा फर्स्ट वाला। ऐसे ही बाकी दोनों भी आप चेक करोगे तो मैक्सिमा की कंडीशन ही आएगी, तो आंसर होगा फर्स्ट ए। तो एक आसान सा सवाल था, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो। आंसर भी दे रखा ए है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे दो साउंड के सोर्स हैं S1 और S2। इस तरीके का एक पाथ दे रखा है, दोनों के बीच का गैप 4 लैम्डा है। बोला है कि एक ऑब्जर्वर है, वेवलेंथ दे रखा है साउंड एमिटेड बाय नंबर ऑफ मैक्सिमा लोकेटेड द इलिप्टिकल बाउंड्री। ये जो इलिप्टिकल बाउंड्री है इस पे नंबर ऑफ मैक्सिमा चाहिए। तो दो साउंड सोर्स हैं S1 और S2। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो दोनों साउंड वेव S1 और S2 से जा रही होंगी, दोनों की जो दोनों वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो सेम होगा। तो इस पॉइंट पे दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस 0 आएगा, मतलब एक मैक्सिमा तो यहाँ सुनाई देगा। उसी तरीके से एक मैक्सिमा यहाँ भी आएगा, तो दो हो गए। उसके अलावा अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे S1 और S2 से चलने वाली वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, S2 चलेगा इतनी लेंथ और S1 चलेगा 4 लैम्डा प्लस इतनी लेंथ। तो S1 और S2 के बीच में जो एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा 4 लैम्डा के बीच, 4 लैम्डा के बराबर। यानी S1 से चलने वाली वेव चलेगी 4 लैम्डा प्लस कुछ x, और S2 से चलने वाली जो वेव होगी उसकी डिस्टेंस होगी x, तो पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा आएगा। तो यानी यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 0 और 4 लैम्डा के बीच में पाथ डिफरेंस की हर एक वैल्यू पॉसिबल है। और अगर 0 और 4 लैम्डा के बीच में हर एक वैल्यू पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं लैम्डा भी आएगा, कहीं ना कहीं 2 लैम्डा भी आएगा, कहीं ना कहीं 3 लैम्डा भी आएगा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, 2.7 लैम्डा सब आएंगे। लेकिन हमें तो बस मैक्सिमा को चेक करना है, हमें मतलब है लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा से।
यानी एक मैक्सिमा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो बीच में 3 मैक्सिमा यहाँ पे, तो वैसे ही 3 मैक्सिमा यहाँ पे, 3 मैक्सिमा यहाँ पे, 3 मैक्सिमा यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो 3 3 3 3 12 तो ये हो गए, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 4 ये हो गए, तो 12 और 4 मिलके 16। टोटल कितने मैक्सिमा आएंगे? 16। कहीं लिखा होगा 16, ये ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे बच्चे? 16। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है, उनसे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसका इक्वेशन दे रखा है। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ बीट्स बताओ पहले। तो नंबर ऑफ बीट्स के लिए पहले की फ्रीक्वेंसी ये यहाँ से निकालेंगे f1, ये ω1 होगा, वहाँ से f1 निकाल लेंगे। दूसरे की फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालेंगे f2। ω1 मालूम है 500 पाई, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf यूज कर लेना, ओमेगा इक्वल टू 2πf। फर्स्ट केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 500 पाई होगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए 500 पाई इक्वल टू हो जाएगा 2πf1। यहाँ से f1 की वैल्यू आ गई बच्चे 250, 250 हर्ट्स। सेम काम करेंगे दूसरे के लिए, तो ω2 है 506 पाई, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 506 पाई इक्वल टू 2πf2। 2 पाई से डिवाइड कर देना, तो f2 आ जाएगा कितना? 253 हर्ट्स। दोनों फ्रीक्वेंसी जो f1 और f2 में दोनों आ गई। उनमें नंबर ऑफ बीट्स पूछा है, तो नंबर ऑफ जो बीट्स होगा, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी भी जिसको आप बोल देते हो, f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड या f2 माइनस f1। एक आंसर तो यही आ जाएगा। f2 माइनस f1 करेंगे तो ये आएगा 3। 3 बीट्स पर सेकेंड। फिर पूछा है रेशियो बिटवीन मैक्सिमम दे विथ इंटेंसिटी रेशियो, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। पहले का एम्पलीट्यूड A1 है 4, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है 2। तो जो इंटेंसिटी होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम I मैक्स अपॉन I मिनिमम करें, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ये हो जाएगा A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम का होल स्क्वायर। A मैक्स अपॉन A मिनिमम का होल स्क्वायर। जब दोनों वेव का सुपरपोजिशन लेते हैं तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड आता है वो होता है बच्चे A1 प्लस A2। A मैक्स आता है A1 प्लस A2, इसका होल स्क्वायर, और A मिनिमम आता है A1 माइनस A2, तो इसका होगा होल स्क्वायर। तो A1 प्लस A2, A1 कितना है 4, A2 कितना है 2, तो 4 प्लस 2 मिलके हो जाएगा 6 का स्क्वायर, अपॉन A1 माइनस A2 करोगे तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया चेक कर लेना, 9। ये आ जाएगा 9। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा बच्चे 9। तो आंसर में कहीं लिखा होगा 3 बीट्स पर सेकेंड, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, विथ इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इक्वल टू 9। ये आंसर होगा बी, लिखा भी होगा यहाँ पे आंसर बी। अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फेरिकल वेव। स्फेरिकल वेव का मतलब ऐसी वेव जिसके वेव फ्रंट स्फेरिकल हो। तो इतना तुमको पता होगा कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, अगर कोई पॉइंट सोर्स हमारे लिए है, तो इस पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, इनको हम स्फेरिकल वेव बोलेंगे, ठीक है। और हमको पता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो पॉइंट सोर्स यानी स्फेरिकल वेव के लिए इंटेंसिटी इस पॉइंट सोर्स से अगर x डिस्टेंस पे आप जाते हो तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। p अपॉन 4πr² होता है या p अपॉन 4πx² होता है, तो इंटेंसिटी 1/x² के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के। ऐसे सोचा तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? 1/x² के। यानी एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? 1/x के। तो बस हमें 4 ऑप्शन में बस यही देखना है, क्योंकि बाकी तो साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx वो तो सिमिलर है। जो भी वेरिएशन आएगा एम्पलीट्यूड का ही आएगा। तो हमें चारों में से सिर्फ उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा जिस केस में जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड 1/x के प्रोपोर्शनल हो। तो कौन सा ऑप्शन है? सी वाला, तो ये आंसर होगा। तो आंसर का बच्चे सी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 ऑर्गन पाइप दे रखे हैं, दोनों एंड ओपन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है F, अगर दोनों एंड ओपन है तो ये होता है बच्चे V/2L, यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब V की वैल्यू अगर पुट करोगे तो 1/2L अंडर रूट, कैपिटल L दिखाना है तो कैपिटल L शो कर दिया, अंडर रूट V का मतलब गामा RT/M। सवाल को देखोगे तो चारों आर्गन पाइप में टेम्परेचर सेम है, H2O2 N2 तीनों डायटॉमिक हैं तो गामा तीनों के लिए सेम। लेकिन जो CO2 है ये ट्राई एटॉमिक तो है लेकिन ये लीनियर है, तो इसका भी गामा वही होगा जो डाई एटॉमिक का है। इसका मतलब चारों गैस का गामा सेम। R ऐसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब जितने भी आर्गन पाइप हैं सबके लिए वेरिएबल क्या होगा, लेंथ और M। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/L√M, बस यही है। आगे तो रेशियो लेना है। तो अगर आप पहले में क्या पूछा FA/FB, तो A और B की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर रेशियो निकालोगे ना FA/FB है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A का ऊपर है तो A की लेंथ नीचे होगी, B की फ्रीक्वेंसी नीचे है तो B की लेंथ ऊपर, और वही काम मास में भी होगा। तो ये √MB अपॉन होगा √MA, बस पुट कर देना आंसर आ जाएगा। B की लेंथ कितनी L/2, A की लेंथ L है तो B की लेंथ अपॉन A की लेंथ 1/2 होगा, अंडर रूट में O2 है ये 16 आएगा, O2 का 32, O2 का आएगा बच्चे 32 अपॉन ये H2 है तो H2 का क्या होगा 2, ठीक है। तो ऊपर 16 आएगा, ये 32/2 16 4/2, ये रेशियो 2 आ रहा है और यहाँ पे √2 दे रखा है तो गलत हो गया। उसी तरीके से B/C चेक कर लो, C/D चेक कर लेंगे। आंसर शायद C दे रखा है, जो आंसर दिया उसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना, C वाला। B वाला चेक कर लेंगे, C वाला एक बार और देख लेते हैं। तो C की फ्रीक्वेंसी अपॉन D की फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा, नीचे D की फ्रीक्वेंसी है तो ऊपर आएगी D की लेंथ। D की लेंथ कितनी है L/3 अपॉन C की लेंथ कितनी है 2L/3, C की लेंथ आ जाएगी बच्चे 2L/3 इंटू अंडर रूट, ये D की फ्रीक्वेंसी नीचे है तो D का मास ऊपर होगा, तो D में CO2 है तो 16 O2 का 16 इंटू 2 32 और 12 मिलके 44 होगा, अपॉन C वाले में N2 है तो N2 का 28 होगा। बस चेक कर लो आंसर आ गया। यहाँ से 3 से 3 गया तो 1/2 अंडर रूट 44/28 11/7। कुछ लिखा है क्या? अच्छा √11/28 है तो ठीक है, 2 अंदर जाएगा तो 28 हो जाएगा, अंडर रूट 11/28, यही आंसर होगा C वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि दो साउंड वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, ये बीट्स में आता है, ठीक ना, और दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है। जब बीट्स का जब डायग्राम बनाओगे डिटेल में ना, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड आता है A max, वो आता है A1 + A2, और जो मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड आता है A minimum, अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है बच्चे A1 - A2। और ये भी हमको पता है कि जो इंटेंसिटी है साउंड की वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो आई मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है लेकिन डेसिबल में पूछा है तो लॉग ले लेंगे। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो, ये रेशियो तो लेना ही है लेकिन उस वैल्यू को लॉग में ले लेंगे, तो हमें आंसर निकालना होगा लॉग में, लॉग आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, और इस लॉग का जो बेस होगा वो आएगा 10। डेसिबल में लेना है तो बेस 10 ले लेते हैं, आई मैक्स लिखते हैं, ये हो जाएगा लॉग आई मैक्स क्या होगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होगा, तो I1/I2 होगा A1/A2 का होल स्क्वायर, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम होगा A मैक्स अपॉन A मिनिमम का होल स्क्वायर, ये रेशियो आएगा, ठीक है। यहाँ 10 भी लगा देते हैं, 10 लॉग में होता है, ठीक है, 10 लॉग, इतना 10 लॉग समथिंग,
ये डेसिबल में आता है। ये हो जाएगा 10 को 2 को चाहो तो बाहर कर दो, तो 20 log ए मैक्स कितना होगा A1 प्लस A2 अपॉन ए मिनिमम कितना होगा A1 माइनस A2। ये रेशियो आएगा। अब A2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो यह आ जाएगा बच्चे 20 log, ये होगा A1 बाई A2 प्लस 1 अपॉन में आएगा A1 बाई A2 माइनस 1, और A1 बाई A2 दे रखा है 11 बाई 9। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ये हो जाएगा 20 log A1 बाई A2 है 11 बाई 9, ये हो जाएगा 11 बाई 9 प्लस 1 अपॉन 11 बाई 9 माइनस 1। यहाँ बेस 10 है, ये होगा 20 log, ऊपर चेक करना 20 बाई 2 तो 10 आएगा, बेस 10 तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा बच्चे 20 dB। ये रेशियो होगा 20 dB। आंसर कहीं लिखा होगा 20, लास्ट वाला दे रखा है तो होगा 20 dB। डी ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है खड़ा स्टेशन पे, ट्रेन इधर से आती है, इधर से ट्रेन आ रही थी, ट्रेन की जो वेलोसिटी है, स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। इस ट्रेन में जो साउंड का सोर्स लगा हुआ है उसने साउंड प्रोड्यूस किया, और उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो दे रखा है बच्चे 1000 हर्ट्स। 1000 हर्ट्स। साउंड की स्पीड भी दे रखा है 320 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो ये ट्रेन जो है, ये साउंड का सोर्स यहीं पे है। ये सोर्स हो गया, पहले सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा था, तो इस ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो पहले देखना है। तो फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है, इस F1 की वैल्यू हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000 इंटू, ऊपर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो साउंड का मोशन हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर लेते हैं, तो ये साउंड के का डायरेक्शन ऑफ मोशन लेंगे इस सोर्स और ऑब्जर्वर के करस्पॉन्डिंग, और साउंड की स्पीड c अगर लेते होते हैं 320 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 320 अपॉन नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो साउंड की वेलोसिटी सोर्स के रिस्पेक्ट में दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 320 माइनस 20, ये आ जाएगा, तो नीचे 300 आएगा। तो जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही होगी तो ऑब्जर्वर ने जो साउंड सुना होगा उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होगी। फिर थोड़ी देर बाद कंडीशन दे रखा है कि ये जो ट्रेन है ऑब्जर्वर को पास करके आगे जाने लगी, तो जब ये ट्रेन आगे जाने लगेगी तो इधर जा रही होगी, फिर से सोर्स तो वही है, स्पीड सेम है, स्पीड तो चेंज हुई नहीं, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी भी वही है 1000 हर्ट्स। लेकिन यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, अब ये साउंड ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा ऐसे, तो साउंड का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर लेना पड़ेगा अपोजिट, और ये है 320 मीटर पर सेकेंड। अब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या उसे पता चलेगी F2, वो लिखना है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000 है, तो 1000 इंटू, फिर से वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर आएगा 320 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, रिलेटिव लेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 320 प्लस 20, ये होगा बच्चे 320 प्लस 20, ये आएगा। पहले फ्रीक्वेंसी F1 सुन रहा था, बाद में F2 सुना, बोला है परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताओ, तो जो परसेंटेज चेंज आएगा डेल्टा F बाई F होगा। डेल्टा F का मतलब F1 माइनस F2 अपॉन F1, ये हो जाएगा इंटू 100 भी कर देंगे, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा बच्चे 1 माइनस F2 बाई F1 इंटू 100। अब F1 और F2 की वैल्यू यहाँ सामने लिखी हुई है, वहाँ पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स सॉल्व करने के बाद 12% के आसपास आता है। आंसर में लिखा होगा ए होना चाहिए, आंसर है ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है कि एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है और एयर कॉलम की लेंथ 80 सेंटीमीटर है। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में नीचे तो वाटर होगा, यहाँ पे एयर होगी
और यहाँ पे ये वाला एंड एयर कॉलम की जो लेंथ है ये दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर। प्रेशर की बात किया है, प्रेशर वेव की बात किया है, तो प्रेशर वेव के लिए जो फ्री एंड है यहाँ पे नोड बनेगा, फिक्स्ड एंड पे बनेगा प्रेशर वेव का एंटी नोड, और फर्स्ट ओवरटोन दे रखा है। तो फंडामेंटल में तो नोड और एंटी नोड के बीच में आधा लूप बनेगा, फर्स्ट ओवरटोन है तो एक बार ओवर करना होगा तो एक लूप बढ़ा देना। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन का डायग्राम होगा बच्चे ऐसा, एक कंप्लीट लूप फिर हाफ लूप, ये डिस्टेंस लेमडा बाई 2, ये डिस्टेंस लेमडा बाई 4, तो टोटल डिस्टेंस लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 4 मिलके ये आ जाएगी 3 लेमडा बाई 4। 3 लेमडा बाई 4 इस लेंथ 80 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 320/3 सेंटीमीटर। मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 320/300 मीटर। ये तो वेवलेंथ आ गई। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं अभी, तो v = f लेमडा। स्पीड दे रखा है 320 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी निकालना है, लेमडा की वैल्यू 320/300, तो ये हो जाएगा f × 320/300। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 300 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज आ गई। तो ओमेगा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2πf होगा, ओमेगा 2πf, तो 2π से मल्टीप्लाई कर देना तो 600 पाई। पहली बात तो चारों इक्वेशन में चेक करो ओमेगा कहाँ 600 पाई है, तो एक तो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तो सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गए बचा ए और बी। तो ए और बी में यहाँ पे सवाल के हिसाब से x = 0 लेना है। अगर यहाँ पे आप x = 0 लेते हो तो x = 0 पे नोड है, x = 0 पे एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। तो चेक करो किस केस में x = 0 पे एम्पलीट्यूड 0 है, ये वाला फर्स्ट केस, a sin 15π/8 इंटू x है, ठीक है ना, इंटू x है। तो जो एम्पलीट्यूड है वो साइन का फंक्शन, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। कॉस वाले में तो एम्पलीट्यूड x = 0 पुट करने पे मैक्सिमम आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ए। आंसर ए होगा, x इसके साथ में ही है, ठीक ना, तो आंसर ए हो जाएगा। तुम चाहो तो लेमडा मालूम है तो k की वैल्यू 2π/λ निकाल के यहाँ पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, हालांकि उसके बिना भी आंसर अपना आ चुका है। आंसर ए दिया होना चाहिए, आंसर दे रखा है बच्चे ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको याद है तो आंसर पता होगा, नहीं याद है तो फिर नहीं कर सकते। इसमें क्या लिखा है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड। एक तो फार्मूला होता है √b/ρ, या इसका दूसरा फार्मूला आता है सॉल्व करने के बाद √γ/RT/m। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा साउंड की स्पीड भी इंक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो लेकिन जो रॉन्ग है वही सेलेक्ट भी करना है, तो यानी ये अपना आंसर होगा क्योंकि ये रॉन्ग है। इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, तो भी रॉन्ग है, तो ये भी आंसर होगा। डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, ये आपको पता है कि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी या मीडियम में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। डिक्रीजेज लिखा है तो ये भी रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, तो v = √b/ρ, रो पे डिपेंड करता है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग है, तो डी भी आंसर होगा। तो इसके चारों आंसर हैं ABCD, तो आंसर दे रखा होगा ABCD। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है एन ऑब्जर्वर राइड्स विद साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी n एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स ए लार्ज वर्टिकल वॉल। यहाँ पे दे रखा है बच्चे एक वॉल है एक वॉल ले लिया, और यहाँ पे कोई भी साउंड का सोर्स है, क्या है हमें नहीं पता, कोई भी ले लिया, ऐसे सोर्स ले लिया, बस टाइप का कुछ बना दिया। यहीं पे ऑब्जर्वर भी इसी में है, ठीक है। और ये जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी फ्रीक्वेंसी n है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n के बराबर है, और साउंड की वेलोसिटी दे रखा है c है, सोर्स की वेलोसिटी है v, वॉल की तरफ ये जा रहा है। ये ऑप्शन में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वेव्स स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ वॉल। नंबर ऑफ वेव्स का मतलब नंबर ऑफ वेव फ्रंट बोल सकते हो, और एक वेव फ्रंट की लेंथ
लेमडा के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम दे रखा है, पर सेकेंड दिया है, तो नंबर ऑफ वेव लेंथ पर सेकेंड हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड होगा क्योंकि एक साइकिल की वेवलेंथ लेमडा होती है। कुल मिला जुला के वही फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ए ऑप्शन डायरेक्टली भले नहीं लिखा है, लेकिन ए ऑप्शन का मतलब इनडायरेक्टली यही है कि फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल हमें बताना है, तो वॉल हमारा ऑब्जर्वर होगा, ये हमारा सोर्स हो गया। तो जो साउंड का प्रोपागेशन होगा हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ होगा, तो साउंड जाएगी ऐसे, और ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना रिसीव करेगा, एफ डैश इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ किसके बराबर है, एन के, इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू वॉल रेस्ट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी रहेगा, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंस ले लेंगे, तो नीचे आएगा बच्चे सी माइनस वी, यही आंसर होगा। ए में लिखा हुआ है एन इंटू सी अपॉन सी माइनस वी, ये हमारा आंसर है। फिर पूछा वेव लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव बताओ, तो हमको पता है कि जिस फ्रीक्वेंसी को ये वॉल रिसीव करेगा, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी के साउंड को रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो हमने एफ डैश निकाला है, तो और वेलोसिटी भी वही रहेगी सी। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो वॉल से साउंड आ रही होगी इसकी स्पीड हो गई सी, फ्रीक्वेंसी हो गई एफ डैश, तो पूछा है कि लेमडा बताओ, तो सी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अगर यहाँ पे एफ डैश है तो यहाँ पे लेमडा डैश लिख देंगे, सी तो वही रख लिया, सी इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू मालूम है एन इंटू सी अपॉन सी माइनस वी इंटू आ जाएगा लेमडा। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, सी से सी गया तो लेमडा क्या होगा, सी माइनस वी ऊपर जाएगा, एन नीचे आएगा, तो सी माइनस वी बाई एन बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये भी हमारा आंसर है। सी ऑप्शन की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव भी वही होगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, एन इंटू सी अपन सी माइनस वी होगा, यहाँ सी प्लस वी लिखा हुआ है तो गलत हो गया, तो सी ऑप्शन गलत। डी में लिखा है बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, तो एक तो ये ऑब्जर्वर डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा जो एन के बराबर होगी, और दूसरी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उस साउंड का जो रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी तो एन है, दूसरी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी है एफ डैश, तो एन माइनस एफ डैश दोनों का डिफरेंस ले लो, एफ डैश किसके बराबर होगा, एन इंटू सी अपॉन सी माइनस वी। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन मैच करेगा नहीं तो डी भी गलत हो गया, तो आंसर होगा इसका ए एंड बी, आंसर गिवन होगा, आंसर ए एंड बी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि एक मेटेलिक रॉड है, लेंथ दे रखा है 1 मीटर है, एक एंड फ्री है, पूरा पैराग्राफ है, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक एंड दे रखा है फ्री है और दूसरा एंड दे रखा है फिक्स है। तो अगर इसका डायग्राम बनाते हो ना, तो यहाँ पे दे रखा है बच्चे एक रॉड ले लिया ऐसे, यहाँ पे फिक्स हो गया कन्फर्म, यहाँ नोड बनेगा, यहाँ पे फ्री है, फ्री एंड है तो यहाँ बनेगा एंटी नोड। लेंथ दे रखा है 1 मीटर, टोटल लेंथ दे रखा है 1 मीटर है, और फ्री एंड को लिया गया है x इक्वल टू 0, इसको x इक्वल टू 0 ले रखा है। यहाँ पे परमानेंट एंटी नोड बनेगा, और टोटल नंबर ऑफ जो एंटी नोड्स हैं वो दे रखा है 6 है, वाइब्रेशन में टोटल नंबर ऑफ एंटी नोड्स 6 हैं। तो 5 कंप्लीट लूप बनेंगे और एक आधा लूप बनेगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, एक तो आधा लूप बन गया, एक नोड यहाँ पे आ गया, और आगे कंप्लीट लूप बनेंगे, तो 5 नोड बनाने के लिए 5 लूप भी चाहिए, 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंटी नोड यहाँ पे, छठा यहाँ पे। टोटल लेंथ 1 मीटर है, तो लेमडा कैलकुलेट कर लो, तो इसके लिए ये लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, यानी ये आएगा 5 लेमडा बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा लेमडा बाई 4, ये टोटल लेंथ आएगी 1 मीटर। ये आ जाएगा बच्चे 11 लेमडा बाई 4 इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 4/11 मीटर, लेमडा हो जाएगा 4/11 मीटर। जरूरत पड़ी तो के भी निकाल लेंगे, अगर के की बात करेंगे तो के हो जाएगा बच्चे 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा होगा तो लेमडा से डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 11 पाई बाई 2, ये के आ गया। अगर वेव की स्पीड निकालना चाहो तो v,
v हो जाएगा √y/रो। सॉलिड है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात किया गया है, तो √y/रो हो जाएगा। y इस प्रॉब्लम में दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 6.4 × 10⁻10, तो y की वैल्यू है 6.4 × 10⁻10 अपॉन रो। डेंसिटी दे रखा है 4 × 10⁻3, 4 × 10⁻3। तो चेक करना यार, यहाँ से आ रहा होगा 4 × 10⁻3, ये स्पीड आ जाएगी वेव की। और v = f लेमडा यूज कर लेना, तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी का यूज करके ओमेगा निकाल लेंगे। तो v = यूज कर लिया f × लेमडा। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं इस वाइब्रेशन की, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चे v/λ। v देखो जरा कितना है, v अभी कैलकुलेट किया था 4 × 10⁻3 अपॉन लेमडा। लेमडा है 4/11, तो आएगा बच्चे 4/11। तो 4 से 4 गया, तो आएगा 11 × 10⁻3 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी आ गई तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf। ओमेगा 2πf, तो इसको 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 22π 22π × 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया ओमेगा। अब इक्वेशन लिखते हैं। तो जो स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होगा y = a sin kx + φ1 × sin ω/t + φ2, ऐसा लिखते हैं। लेकिन सवाल के हिसाब से x = 0 पे परमानेंट एंटीनोड बनेगा, फ्री एंड है। परमानेंट एंटीनोड बनने का मतलब ये कॉस का फंक्शन होना चाहिए, तो φ1 होगा π/2, तो इसे बना देंगे कॉस। और एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 4 × 10⁻6 मीटर। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻6 इंटू साइन को कॉस बनाएंगे, क्योंकि x = 0 पे हमेशा एंटीनोड होना चाहिए। तो φ1 की वैल्यू π/2। k की वैल्यू मालूम है कितनी, k 11 π/2 है, तो यह आ जाएगा 11 π/2 × x, की x हो गया sin ω/t + φ2, तो यहाँ पे इंटू साइन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 22π × 10⁻3, 22π × 10⁻3 इंटू टी, ω/t + φ2। ये वाला पार्टिकल अभी t = 0 पे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब यहाँ का फेज होगा π/2, तो φ2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे π/2, और π/2 का मतलब sin π/2 + थीटा, तो ये भी बन जाएगा cos थीटा। तो ये भी cos हो जाएगा, ये भी cos हो जाएगा। कौन सा आंसर दे रखा है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ऑप्शन में यही आंसर होगा। 4 × 10⁻6 cos 11 π/2 × x इंटू cos 22π × 10⁻3t। ये आ जाएगा इक्वेशन स्टैंडिंग वेव का, ठीक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब होगा, स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस हो जाएगा बच्चे यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन होता है ∂S/∂x। यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू ∂S/∂x होती है। एस मालूम है पिछले वाले क्वेश्चन से, इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम को कांस्टेंट लेते हुए, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा कॉस वाला। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, और ये 11 π/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻6। आगे तो कैलकुलेशन कर लोगे आप। यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है 6.4 × 10⁻10 ∂S/∂x। एम्पलीट्यूड इसका इक्वेशन कितना था, ये 4 × 10⁻6 है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो इनटू हो जाएगा माइनस साइन के साथ 4 × 10⁻6। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, और चेन रूल से यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट था 11 π/2, ये भी बाहर आएगा, तो इंटू आएगा 11 π/2 इंटू 11 π/2, कॉस बन जाएगा साइन, ये हो जाएगा 11 π/2 x इंटू दूसरा वाला टर्म तो एज इट इज होगा, तो कॉस ω/t था, तो 22π
इंटू 10⁻³ इंटू टी, 22 पाई इंटू 10⁻³ इंटू टी। बस यही आंसर है, चेक कर लो, अब कैलकुलेशन देख लेना। यहाँ कॉस में प्लस पाई कर दिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, साइन है या माइनस साइन जाएगा तो अंडर रूट में, इसका आंसर चेक कर लेना, साइन में आएगा पाई, माइनस साइन है तो यहाँ पाई हो जाएगा। 6.4 इंटू 4 कर देंगे इंटू 11π/2 कर देंगे, और माइनस यहाँ पे जाएगा तो साइन 11π/2x प्लस पाई कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला टर्म रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी, ये ऑप्शन में दे रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन एट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो जो डेल एस बाई डेल एक्स है, जो हमने डिफ्रेंसिएशन किया था y के अलावा, ये तो y था, ये वाला टर्म है डेल एस बाई डेल एक्स का, ये पूरा टर्म डेल एस बाई डेल एक्स का है, यही हमारे लिए स्ट्रेन का काम करेगा। ये स्ट्रेन हो गया, और इसी में टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे 1 सेकेंड, और x मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब टोटल लेंथ 1 मीटर है, तो 1 का आधा होगा 0.5। तो यहीं पे अगर स्ट्रेन की बात करें तो जो डेल एस बाई डेल एक्स है, इसकी वैल्यू है -4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 11π/2 साइन 11π/2x इंटू कॉस 22 पाई इंटू 10⁻³ इंटू टी। ये स्ट्रेन है, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 और t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 सेकेंड, तो स्ट्रेन आ जाएगी। बाकी आगे आप कैलकुलेशन कर लेना, वहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे t = 1 सेकेंड और मिड पॉइंट का मतलब x = 0.5। आगे कैलकुलेशन है वो देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थ्योरेटिकल है, अगर आप समझते हो तो। एक डिटेक्टर ए है, दूसरा वाला डिटेक्टर बी है, ये सोर्स है, आगे जा रहा है डिटेक्टर ए की तरफ। 3 ग्राफ दे रखे हैं, हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ग्राफ ए के करस्पॉन्डिंग होगा, कौन सा बी के करस्पॉन्डिंग और कौन सा सी के करस्पॉन्डिंग, और जो सी है वो सोर्स के साथ ही चल रहा है। तो ये सोर्स डिटेक्टर ए की तरफ जा रहा है, तो ये जो साउंड सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो C = F × लैम्डा से, C तो फिक्स रहेगा क्योंकि डिटेक्टर ए फिक्स है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो इन तीनों ग्राफ में से जो डिटेक्टर ए साउंड सुनेगा उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ किसके लिए है, जो ये वाला ग्राफ है फर्स्ट नंबर का, ये वाला गैप मिनिमम, एक साइकिल की लेंथ मिनिमम, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ होगा डिटेक्टर ए के करस्पॉन्डिंग, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। और जो डिटेक्टर बी है वो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी सुनेगा, जिसके लिए एफ मिनिमम होगा उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम आएगा। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब 1 साइकिल की लेंथ मैक्सिमम पॉसिबल होगी, तो कौन सा है, ये सेकंड वाला, इसके 1 साइकिल की लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला जो सेकंड वाला ग्राफ होगा दैट इज करस्पॉन्डिंग टू डिटेक्टर बी। और दोनों के बीच में जो आएगा सी के लिए होगा, तो दोनों के बीच में कौन सा बचा, थर्ड वाला। तो जो थर्ड वाला ग्राफ होगा दिस इज करस्पॉन्डिंग टू डिटेक्टर सी। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में ये होगा। सेकंड वाले का ये सी हो जाएगा, आंसर बी है क्या, दूसरा वाला दे रखा होगा सेकंड वाले के लिए, दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला ये, तो बी हो जाएगा। और सी के लिए तीसरा वाला हो जाएगा, तो आंसर होगा सी, थर्ड वाला, तो इसका आंसर सी। इस पैराग्राफ में एक लास्ट क्वेश्चन भी दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चे कि जो सोर्स है वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, तो पूछा है कि फाइंड द डिटेक्टेड बाय बी। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिटेक्टर बी है और जो अपना सोर्स है वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे किसी टाइम पे मान लो सोर्स यहाँ पहुँच गया, स्पीड भी ले लिया, अब यहाँ से ऐसे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय डिटेक्टर बी जो होगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल थीटा ले लिया, तो v का ये वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा, ये सोर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय डिटेक्टर जो b होगी f डैश, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कुछ f ले लिया, साउंड का मोशन हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर होगा, या कुछ c ले लिया या v ले लेते हैं c, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर फिक्स है तो ये हो जाएगा c,
अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे तो आएगा c प्लस वी कॉस थीटा। अब ये फ्रीक्वेंसी थीटा का फंक्शन है, तो जैसे जैसे ये सोर्स ऊपर की तरफ चलता हुआ जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वैसे वैसे थीटा चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर वेरिएबल है तो वेवलेंथ को भी वेरिएबल होना पड़ेगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो वेरिएबल वेवलेंथ का होगा। और यहाँ पे सारे के सारे ग्राफ फिक्स्ड वेवलेंथ या फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के हैं, इस वजह से तीनों में से कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, डी। डी आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है कि दो नैरो सिलेंडर हैं, ठीक है ना, ऑर्गन पाइप मान के सॉल्व कर लेंगे। जो ए है उसके दोनों एंड ओपन है, इसमें मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2/f, एफ का मतलब 3 होगा, तो आ जाएगा 5/3। इसमें जो गैस है उसका मोलर मास ma ले लिया। दूसरा वाला जो ऑर्गन पाइप होगा उसका नाम बी है, एक एंड क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है, दोनों की लेंथ सेम है, सेम लेंथ, दोनों की लेंथ ले लिया बच्चे सेम। और जहाँ तक मुझे याद है दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, बोथ गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर, तो दोनों गैस का टेम्परेचर भी ले लिया सेम टी ले लिया, ठीक है। अब अगर इसमें बी में अगर गामा की वैल्यू निकालेंगे तो गामा बी, इसमें डाई एटॉमिक गैस है तो 1 + 2/f होगा, तो 2/5 तो आ जाएगा 7/5। इसमें जो गैस है उसका मोलर मास ले लिया mb है। अब ए ऑप्शन में लिखा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल मोड इन पाइप ए, तो जो पाइप ए है इसमें जो फंडामेंटल मोड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चे VA/2L। एल तो दोनों का सेम है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका डबल करेंगे क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक है, 10 × 2 इक्वल टू जो पाइप बी है उसमें क्या दे रखा है, इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल मोड। तो एक एंड ओपन है तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी होगी VB/4L, इसका थर्ड हार्मोनिक तो इंटू 3, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब अगर दोनों को आप इक्वेट करोगे तो 2 से 2 गया, 3/4, यानी जो VA होगा ये हो जाएगा बच्चे 3/4 इंटू VB, V होगा अंडर रूट गामा RT, तो अंडर रूट गामा A, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गामा A इंटू RT, तो दोनों में सेम है, गामा RT/m, तो ये MA हो जाएगा इक्वल टू 3/4, VB हो जाएगा अंडर रूट गामा RT/m, तो ये गामा B होगा इंटू R इंटू T/mB। फिर से RT से RT गया, इसमें पूछा क्या ए ऑप्शन में, वैल्यू ऑफ MA/MB, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके अब तो रेशियो लेना है। RT से RT गया दोनों साइड से, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा बच्चे गामा A/MA इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9/16 इंटू ये हो जाएगा गामा B/MB। तो MA को राइट में भेज देना, इसको लेफ्ट में ला देना, तो यहाँ से MA/MB की वैल्यू आ जाएगी MA/MB इक्वल टू 16 ऊपर 9 नीचे, गामा B नीचे, ये हो जाएगा 16/9 गामा A/गामा B। गामा A और गामा B मालूम है, गामा A 5/3, गामा B है 7/5, तब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16/9, गामा A है बच्चे 5/3 और गामा B है गामा B 7/5, पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, MA/MB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड केस में इन्होंने पूछा है कि नाउ द ओपन एंड ऑफ पाइप B इज आल्सो क्लोज्ड, तो B जो पाइप है इसकी ओपन एंड को भी क्लोज कर दिया। तो उस केस में पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन पाइप A टू दैट इन पाइप B। तो जब दोनों एंड क्लोज हो गए तो इसकी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होगी और इसकी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L ही होगी। तो उस केस में अगर B ऑप्शन की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो FA/FB A में हो जाएगा VA/2L अपॉन में हो जाएगा VB/2L, 12 से 12 गया तो VA/VB, तो यही रेशियो निकाल लेंगे, यही आंसर आ जाएगा।
वी ए क्या होगा, अंडर रूट गामा आर टी, गामा ए आर टी बाई एम ए अपॉन वी बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट गामा आर टी, तो गामा बी इंटू आर टी अपॉन एम बी। आर टी से आर टी गया, फिर यहाँ वैल्यू पुट करके रेशियो ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट गामा ए बाई गामा बी इंटू एम बी बाई एम ए। गामा ए बाई गामा बी हमको मालूम है ही, और एम बी बाई एम ए भी मालूम है, पुट कर देना। हालांकि यहाँ पे अगर ये हो जाएगा गामा ए बाई गामा बी, एम बी बाई एम ए देखो तो 3/4 आया था ना, एम बी बाई एम ए, यहाँ से अगर एम बी बाई एम बी है 16/9, गामा ए बाई गामा बी, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 9/16 गामा बी बाई गामा ए, तो ये हो जाएगा 9/16 गामा बी बाई गामा ए। तो गामा ए बाई गामा बी से गामा बी बाई गामा ए गया, अंडर रूट 19/16 है, तो आ जाएगा 3/4। तो ये आंसर तो डायरेक्ट मैच भी कर गया, बाकी इसमें कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये है एक पुलिस कार है, एक थीफ है। पुलिस कार की वेलोसिटी दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा फास्ट चल रहा होगा तभी चोर को पकड़ पाएगा, ठीक है। और थीफ की स्पीड दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। पुलिस कार ने साउंड प्रोड्यूस किया और इसकी जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है ये दे रखा है 40 हर्ट्स, और जो साउंड की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय थीफ। तो बीट फ्रीक्वेंसी, एक तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनेगा पुलिस कार से जो आ रही होगी इसकी तरफ, और दूसरी जो साउंड इसको सुनाई देगी वो इस क्लिफ से रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड आ रही होगी उसको सुनेगा। तो जो डायरेक्ट साउंड आएगी पुलिस कार से इस थीफ की तरफ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, और जो रिफ्लेक्शन के बाद साउंड आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके लिख करके दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी सुनेगा अगर उसको F1 बोलते हैं तो हो जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 40 इंटू ये ऑब्जर्वर का काम करेगा, ये सोर्स का काम करेगा, ये साउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे 340 माइनस 30 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। फिर से साउंड और सोर्स इन दोनों के वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, तो फिर से रिलेटिव लेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो 340 माइनस 40, ये पहली फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनेगा, ये जो पुलिस कार साउंड प्रोड्यूस करेगा ये साउंड जाएगी इस क्लिफ पे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय क्लिफ, तो इसका नाम कुछ एफ डैश दे दिया। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय क्लिफ लिखेंगे तो ये ऑब्जर्वर का काम करेगा, ये सोर्स का काम करेगा। ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट में है तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ये हो जाएगा 340 प्लस माइनस 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस होगा, तो 340 माइनस 40, यह आ जाएगा बच्चे 40 इंटू 340 अपॉन 300। अब होगा क्या कि जो साउंड ये क्लिफ रिसीव करेगा उसी साउंड को सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। इस क्लिफ से जो साउंड रिफ्लेक्ट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो क्लिफ ने फ्रीक्वेंसी सुना होगा। तब ये क्लिफ सेकेंड केस में सोर्स का काम करेगा और थीफ ऑब्जर्वर का काम करेगा, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो इधर आ रही होगी। तब इस थीफ को रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर F2 लिखते हैं तो अब इसके लिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का काम कौन करेगा, F डैश। F डैश हो जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F डैश इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो साउंड इधर आया, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो अब साउंड की स्पीड इधर ले लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड करेंगे तो 340 प्लस 30 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, सोर्स तो फिक्स्ड है तो ये हो जाएगा अपॉन 340। अब यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू पुट कर देना, एफ डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू 340 अपॉन 300
इंटू यहाँ पे आएगा 370/340, 340 से 340 गया तो F2 आ गया। फिर बोला है कि बीट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा डेल्टा एफ, ये हो जाएगा F1 और F2 दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, F1 माइनस F2, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा, वो कहलाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट का। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस वाले हिस्से में हाइड्रोजन है, इस वाले हिस्से में ऑक्सीजन है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो जो हाइड्रोजन है इसमें स्पीड दे रखा है वेव की 1100 मीटर पर सेकेंड, और जो ऑक्सीजन जिसमें उसमें वेव की वेलोसिटी लेना है 300 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, टोटल लेंथ 1 मीटर है, तो ये 0.5 मीटर होगी, ये 0.5 मीटर। एक बार देख लेते हैं लेंथ, हाँ लेंथ 1 मीटर दे रखा है, तो ये लेंथ हो जाएगी बच्चे L/2 यानी 0.5 मीटर, और इतने हिस्से में भी लेंथ हो जाएगी 0.5 मीटर। इसमें वेव की स्पीड दे रखा है 1100 मीटर पर सेकेंड, इसमें स्पीड दे रखा है 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशंस फॉर विच डायफ्राम सी इज ए नोड। सी पे दे रखा है, यहाँ पे नोड है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के केस में यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ भी क्या होगा एंटी नोड। मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ पे नोड, तो यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे एंटी नोड ले लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पे जो एयर कॉलम है इसका जो गैस का कॉलम है इसका जो वाइब्रेशन होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करेंगी। हमें नहीं पता कि कितने नंबर का हार्मोनिक यहाँ पे होगा, कितने नंबर का हार्मोनिक यहाँ पे होगा, तो मान लो N1 नंबर का हार्मोनिक यहाँ पे, N2 नंबर का हार्मोनिक यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वाइब्रेशन होगा, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे V/4L। यहाँ पे V1 ले लिया, यहाँ पे V2 ले लिया, ये हो जाएगा V1/4L। L तो दोनों सेम है, इसका N1 टाइम्स इक्वल टू यहाँ पे V2/4L, इसका हो जाएगा बच्चे N2 टाइम्स। तो यहाँ से अगर N1/N2 कैलकुलेट करो तो N1/N2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चे कितना, ये V1 राइट में जाएगा तो यह आ जाएगा V2/V1, V2 है 300, V1 है 1100, यानी यह आएगा 3/11। अब इससे छोटा रेशियो याद आ नहीं सकता है, तो कम से कम ये N1 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3, N2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 11, इंटीजर वैल्यू लेना है। तो जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसका थर्ड हार्मोनिक और राइट वाले कॉलम का 11th नंबर का हार्मोनिक, उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी निकालना है, जिसके थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो या इसके 11th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, वही आंसर होगा। तो H2 वाले के थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। F मिनिमम जो आएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी VA/4L, थर्ड हार्मोनिक है तो इसका 3 टाइम्स। VA कितना है 1100, ये आ जाएगा बच्चे 1100/4 इंटू L, L है 0.5 इंटू 3, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर होगा मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि एक रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट है। फिर वही कहानी, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट के सेटअप का अगर डायग्राम आपको पता है तो नीचे वाटर होगा, ऊपर एयर कॉलम होता है, ये एंड फ्री होता है, ये वाला एंड फिक्स्ड एंड का काम करेगा। प्रेशर वेव के अकॉर्डिंग काम करोगे तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट वेव के करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे एंटी नोड और यहाँ पे नोड। L1 और L2 दे रखा है। फर्स्ट दो रेजोनेंस की बात किया है, पहला रेजोनेंस आता है 24.1 पे, दूसरा आता है 74.1 पे। तो जो लेंथ L1 होगी ये होगी 24.1, और दूसरा जो रेजोनेंस आता है L2, उसके लिए लेंथ ले लिया, ये हो जाएगा बच्चे 74.1 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन कैलकुलेट कर लो, एंड करेक्शन का रिजल्ट होता है L2 माइनस 3L1/2, ये एंड करेक्शन आ गया। और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 74.1 माइनस 3 इंटू L1 की वैल्यू है 24.1, अपॉन में आएगा 2, चेक कर लो कितना आता है, 74.1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा
72.3 आ रहा है क्या, 3 2, ठीक है 72.3 आएगा बाई 2। अब डिफरेंस लेके देखना यार, ठीक ना। ये कितना आता है, ये 0.1 और ये 0.3 है, ये पॉइंट के बाद 8 आएगा, 1.8 बाई 2 यानी 0.9 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन की वैल्यू आ गई 0.9 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा है पाइप का, तो अगर एंड करेक्शन मालूम है तो जो डायामीटर होता है वो 0 निकालने के लिए एंड करेक्शन की वैल्यू डायामीटर के टर्म्स में होती है 0.3D। एंड करेक्शन डायामीटर के टर्म्स में गिवन होता है 0.3D, तो 0.3D को इससे इक्वेट कर देना, इक्वल टू 0.9। तो डी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो जो पाइप है उसका डायमीटर आएगा बच्चे 3 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है बच्चे, एक मेटल का रॉड है, लेंथ दे रखा है 100 सेंटीमीटर और 2 पॉइंट पे क्लैंप कर रखा है। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कन्फर्म है, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ भी नोड बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा एंटी नोड। ये एंड, इसकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो बीच में 30 30 60 हो गया, तो बीच में कितनी लेंथ बची, 40 सेंटीमीटर। अब जो वाइब्रेशन यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दे रखा है, रो दे रखा है, दोनों का यूज करके जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल की बात किया, ट्रांसवर्स की देख लेना। लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू √y बाई रो। y की वैल्यू दे रखा है इस सवाल में कितना, 144 गीगा पास्कल यानी 10⁸ पास्कल अपॉन रो दे रखा है 9000, ठीक है। ये 10⁻⁴ गीगा है तो 9 होगा ना, 10⁹ आएगा यहाँ पे, 10⁹ 144 है, अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 12, 9 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 3, 10⁻⁶ अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। इसमें बोला है कैलकुलेट द मिनिमम एंड नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के लिए। अब यहाँ पे कन्फर्म है एंटी नोड, यहाँ कन्फर्म है नोड, तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वही इसकी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वेट कर दो। हमें नहीं पता कि कितने नंबर का ओवरटोन इसका और कितने नंबर का ओवरटोन इसका एग्जैक्टली मैच करेंगे, या कितने नंबर का हार्मोनिक इसका, कितने नंबर का हार्मोनिक इसका एग्जैक्टली मैच करेंगे। तो उसके लिए क्या किया, जो ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन है इसके वाइब्रेशन का मान लो N1 नंबर का हार्मोनिक है, और बीच वाले पोर्शन के वाइब्रेशन का N2 नंबर का हार्मोनिक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच करती हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी, इस फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v/4L1। v तो सेम होगा हर जगह, तो v/4L1 फंडामेंटल हो गया। इसका N1 नंबर का तो इंटू N1, क्योंकि एक जगह नोड एक जगह एंटी नोड है, तो इसलिए v/4L होगा। और जो बीच वाला पोर्शन है दोनों एंड पे नोड है, यहाँ पे आएगा v/2L, तो आएगा v/2L2। इसके कितने नंबर का हार्मोनिक है, तो इंटू ले लिया। अब इसको जरा सॉल्व करना, v से v गया, तो अगर N1/N2 कैलकुलेट करो तो N1/N2 इक्वल टू होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ 4 है, 4 ऊपर जाएगा और ये L1 ऊपर जाएगा, तो ये 2 × L1/L2, ये हो जाएगा 2, L1 है 30, L2 है 40, L1 30, L2 40। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 0 से 0 गया, तो ये आ जाएगा 3/2। अब N1 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3 है, N2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 है, तो N1 का थर्ड नंबर का हार्मोनिक जो दूसरा वाला ये बीच वाला पोर्शन है उसके सेकंड नंबर हार्मोनिक से एग्जैक्टली मैच करेगा। तो मिनिमम पॉसिबल जो वाइब्रेशन होगा उसकी जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का थर्ड हार्मोनिक ले लो या यहाँ का सेकेंड हार्मोनिक ले लो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, वही आंसर होगा। तो एफ मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो एफ मिनिमम हो जाएगा, इसका थर्ड नंबर का निकाल लेते हैं हार्मोनिक, तो फंडामेंटल होगा v/4L1 इसका 3 टाइम्स इंटू 3,
बस यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, 3 इंटू वी की वैल्यू 12/3 इंटू 10⁻3, 12/3 इंटू 10⁻3 अपान में आएगा 4 L1, L1 है 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देना तो बाई 100, ये मिनिमम आ जाएगा। कैलकुलेशन आई होप कर लोगे आप, ठीक ना। और देखो ना यार, यहाँ से कितना आ रहा है, 10⁻4 आ रहा होगा, 3 से 3 गया, 4 और 3 12, 12 से 12 गया, एक 0 गया, 10⁻4 हर्ट्स। 10⁻4 हर्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 10 किलो हर्ट्स। एक तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 10 किलो हर्ट्स। अब इसका नेक्स्ट ऑर्डर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट में इस रेशियो को डबल करो, तो डबल करेंगे तो 6/4 होगा, लेकिन ऊपर 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, सिर्फ ऑड नंबर के हार्मोनिक आएंगे, तो डबल 6/4 करने से फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट अपने काम का रेशियो होगा 9/6, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9/6, 3/2, नेक्स्ट होगा 6/4, लेकिन ये अपने काम का नहीं है क्योंकि ये इवन हो ही नहीं सकता, सिर्फ ऑड होगा, तो इसके आगे नेक्स्ट रेशियो आएगा 9/6। तो ये 9 नंबर का हार्मोनिक होगा, फंडामेंटल का 9 टाइम्स कर दो, तो फंडामेंटल का 9 टाइम्स करेंगे तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 9 इंटू V/4 L1। अब तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये 30 किलो हर्ट्स आता है, जहाँ तक मुझे याद है, अगर सही से याद है तो 30 किलो हर्ट्स, ठीक है ना। आंसर में गिवन भी होगा 10 किलो हर्ट्स और 30 किलो हर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हुआ, और आई होप आपने वेव ऑन स्ट्रिंग का भी कर लिया होगा, ये साउंड वेव है, इसको भी कंप्लीट कर लेना, ठीक।